नमस्ते मेरे प्यारे भाई, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी ने इस साल अपना पहला पेपर करवा दिया है। एसएससी जीडी 2024 का सिलेक्शन पोस्ट और सीपीओ का पेपर चुनाव की वजह से जून में शिफ्ट हो गए हैं और सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के पेपर उसके बाद में होंगे। तो एसएससी जीडी का जो टीसीएस ने आखिरी पेपर करवाया है वो किसके बाद टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब एक नई कंपनी आएगी जो एसएससी के सारे एग्जाम उसको करवाएगी। तो एसएससी जीडी की कई सारी शिफ्टें बनी है ना। लगभग 56 शिफ्टों में ये पेपर हुआ मेरे दोस्त। और इसमें लगभग 1300 के आसपास क्वेश्चंस मैथ से जीडी की इन सारी शिफ्टों में मिलाकर जो है वो पूछे गए। और उन मेरे दोस्तों क्वेश्चंस में से केवल मैंने 50 सवाल ही ऐसे छांटे हैं जो हर एक बच्चे को जरूर सॉल्व करने चाहिए। जो एसएससी जीडी का पेपर अगले साल देगा, जो बच्चा सीपीओ का पेपर देने वाला है अभी, जो बच्चा सिलेक्शन पोस्ट का पेपर देने वाला है, जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा यूपी कांस्टेबल का जो री एग्जाम होगा कुछ महीने के बाद वो एग्जाम देगा, उन सभी बच्चों के लिए एसएससी जीडी के बेस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आई आपको बात। और इसमें केवल अर्थमेटिक मैथ ही पूछा गया है, एडवांस मैथ वाला पोर्शन इसमें नहीं है मेरे दोस्त। इन बेस्ट 50 क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। लगभग 15 लाख स्टूडेंट हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है। कोई बच्चा अगर हमारी किसी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन यहां पे देख सकता है और हर नोटिफिकेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी बुक्स का जो है लिंक भी मिल जाएगा। यहां पे हम प्रीवियस ईयर की पीडीएफ भी अपलोड करते रहते हैं। जैसे मैंने सीपीओ 2023 के सारी शिफ्टों का यहां पे मेरे दोस्तों पीडीएफ अपलोड की है, क्वेश्चंस के साथ। उसमें सॉल्यूशन भी है, आंसर की भी लगी हुई है, हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल ये पीडीएफ है। ठीक है, इस तरीके से आपको हर एग्जाम की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है भाई साहब, ये जानकारी मुझे आपको बतानी थी। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ही ज्वाइन कर लें, बहुत कंपलसरी है। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स कांसेप्ट किंग है ना, अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ है और इस पे लगभग 1 मिलियन स्टूडेंट हमारे पास जो है जुड़ने वाले हैं। अभी 982 के दिखा रहा है। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, जिससे जल्दी से जल्दी 1 मिलियन हो पाए और हम इस पे और एनर्जी के साथ जो है काम कर सकें। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले लाइन में हैं। उन सभी क्वेश्चंस का बेस्ट सॉल्यूशन सबसे पहले कौन कराएगा? सवाल छांट छांट के मैं ही करवाऊंगा। और है कौन बेटा तुम्हारे पास? ठीक है, तो वो तभी होगा जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। जल्दी से इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे दोस्तों। दुनिया भर की प्लेलिस्ट आपको यहां पे मिल जाएंगी, अलग अलग एग्जाम की, यूपी कांस्टेबल की मेरे दोस्तों, हर एक चैप्टर की एवरेज ज्योमेट्री, एडवांस मैथ की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीडीएस की प्लेलिस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, ओके। हर हर जो भी चैप्टर आप जानना चाहते हैं वो सब की प्लेलिस्ट यहां पर मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं हम सवालों से। बहुत लिमिटेड सवाल में बच्चों को ज्यादा सिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, पहला सवाल आपके सामने आएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है। सवाल नंबर 1 बोला है, दो अभाज्य संख्याएं x और y, जिसमें x छोटा है y बड़ा है, का एलसीएम 141 है। तो y माइनस 5x का मान क्या है? देखिए, अगर दो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर हैं, एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों 5 और 7, ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भी कटे 7 से भी कटे, तो इनका एलसीएम क्या होगा बेटा? 5 सत्ते 35 ही होगा, सीधी सीधी गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर हैं, उनका एलसीएम 141 है, तो मुझे ये देखना है कि 141 किन दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई है। 141 3 से कटता है मेरे दोस्तों, यह है 3 गुणा 47। x छोटा है y बड़ा है, यानी कि x का मान 3 है, y का मान 47 है। आपसे y माइनस 5x पूछा है, y का मान 47, x का मान 3, 3 पंजे 15, 47 माइनस 15 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 32। और ये सवाल का आंसर था। इजी सवाल था, लेकिन ये बहुत सारे पेपर में रिसेंटली देखा गया है ऐसा क्वेश्चन। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 2 मेरे दोस्त बनाए। सवाल है, एक आदमी को 70 रुपए की 54 कुर्सी बेचने से 30% का लाभ होता है। 70 रुपए में जब एक आदमी 54 कुर्सी बेचता है तो 30% का लाभ होता है।
15% का लाभ कमाने के लिए 54 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? देखो, इस वैरायटी की मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे। आप देखोगे तो सेकंड में कर पाओगे कि इतने रुपए का सामान इतने में बेचा, इतना इतना सामान इतने में बेचा, इतने परसेंट का लाभ हानि हुई, कितने का सामान कितने में बेचे, कितने परसेंट का लाभ हानि हो। जब भी ऐसा सवाल है, डायरेक्ट शॉर्टकट है। हमने 54 कुर्सी बेची, यहां लिखनी है कुर्सी, नीचे लिखना कितने रुपए, 70 रुपए में। प्रॉफिट कितने का हुआ, 30% का 130%, 130% बराबर। बोला 54 कुर्सी कितने रुपए में बेचनी चाहिए कि 15% का लाभ हो। 100% पे 15% का लाभ हो तो कितने में, 115% में, 115%। ठीक है, ये मेरे दोस्तों आपका क्या होना है, ये 54 से 54 कटी जाना है। ओके, अब आप मुझे बताओ, हाँ जी, और कुछ कटेगा? और तो यहां से 0 से ये 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों। क्या और यहां से और कुछ कटने वाला है? और कुछ तो नहीं कट रहा। टाइपिंग एरर है यार। ओके, सवाल नंबर 2। देखिए, बहुत फेमस वैरायटी है, इसकी अलग से एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है हमने चैनल पे। ठीक है, आप देखोगे तो ऐसे सवालों को एक ही स्टेप में कर पाओगे कि हमने इतनी वस्तु इतने रुपए में बेची, इतने परसेंट का लाभ हानि हुआ, कितनी वस्तुएं कितने रुपए में बेचे, कितने परसेंट का लाभ हानि हो। ये वैरायटी होती है कि एक आदमी को 70 रुपए की 54 कुर्सी बेचने से 30% का लॉस होता है। 54 कुर्सी बेची हमने मेरे दोस्तों कितने रुपए में, 70 रुपए में, 30% का लॉस हुआ। 100% पे 30% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 100 माइनस 30, 70% में। बोला है 15% का लाभ कमाने के लिए 54 कुर्सी, 54 कुर्सी कितने रुपए में बेचनी चाहिए, कितने रुपए में कि 15% का लाभ हो। 100% पे 15% का लाभ हो तो हमें 115% में बेचनी चाहिए। बस, यहां तो बहुत इजी डाटा है, मुश्किल भी आएगा तो भी आप कर पाओगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, 115 रुपए। 115 रुपए सवाल का आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी पूछे आप निकाल लेंगे। अगला सवाल, 25 कुर्सियों की कीमत 20 मेजों की कीमत से 80% अधिक है। 25 चेयर्स का जो प्राइस है 20 टेबल के प्राइस से 80% ज्यादा है। यदि 22 टेबल की वैल्यू 10,648 है, 22 टेबल का प्राइस 10,648 है, तो आपसे पूछा है, क्या पूछा आपसे, 50 कुर्सी की कीमत क्या है। 50 कुर्सी की कीमत आपसे पूछी गई है, सॉल्व करना है। देखो, सवाल आसान है, सवाल लालाजी टाइप का है मेरे दोस्त, है ना। तो स्टूडेंट का दिमाग छोड़ो और लालाजी के नजरिए से सोचो। 22 टेबल 10,648 की हैं, तो एक टेबल कितने की होगी, एक टेबल होगी 10,648 बटे 22। ये आ गया मेरे दोस्तों एक टेबल का प्राइस। तो आप मुझे बताओ 20 टेबल का प्राइस कितना होगा। 20 टेबल का प्राइस, अच्छा ये एक टेबल का प्राइस मैंने निकाल लिया, एक टेबल का। हमें पूछा क्या, हमसे पूछा 50 चेयर का प्राइस। 25 चेयर का प्राइस 20 चेयर से 80% ज्यादा है, तो 25 का डबल क्या होता है, 50। 50 चेयर का प्राइस फिर 40 टेबल से भी 80% ही ज्यादा होगा। अगर मैं दुगना भी कर दूं, भाई 25 चेयर का जो प्राइस है वो 40 टेबल से 80% ज्यादा है, तो अगर मैं डबल भी कर दूं यहां पे, 50 चेयर का जो प्राइस है वो 40 टेबल से 80% ज्यादा होगा। ये एक टेबल का प्राइस है, 40 टेबल का प्राइस कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 40, 40 टेबल का प्राइस हो गया। इससे 80% ज्यादा होना चाहिए। 80% क्या होता है, 4/5, और 4/5 ज्यादा का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों, 5/4, सॉरी 9/5। किसी भी संख्या को 80% बढ़ाओगे तो कितना हो जाती है वो, किसी भी संख्या को 80% ज्यादा करोगे तो 180% हो जाते हैं। 180% क्या कह सकते हैं हम लोग, 1.8, ये भी हो जाएगा। 180% को 1.8 कह सकते हैं। बात आई समझ में। तो दशमलव से यहां पे 0 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए आंसर 18 आ रहा है, नीचे 22 में 11 है, 18 9 का मल्टीपल आएगा, 10 के 9 के मल्टीपल तो मेरे दोस्तों
सारे ही ऑप्शन हैं यहां पर 9 के मल्टीपल, अगर आप यहां पे गौर से देखें। ठीक है जी, 9 के मल्टीपल तो सारे ही से दिख रहे हैं। नहीं, यहां पे 2 बार 8 है, यहां पे 3 बार 8 है। अगर मैं इसको देखूं तो 8 तिया 24, 24 3 27, यानी कि 4 बच गया, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 तिया 24, 3 27, यहां पे 4 बच गया, 9 का मल्टीपल नहीं है। और यहां पे 16 4 20 27, ये दोनों 9 के मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल से तो होगा नहीं सॉल्व, ये मल्टीपल से तो होगा नहीं, फिर मुझे ये आगे करना ही पड़ेगा, और तो मैं कुछ देख भी नहीं सकता। फिर मैं 16 का मल्टीपल चेक करूंगा, ये भी एक रास्ता है, या फिर भाग ही कर लो बेटा। 22 से चला जाएगा भाई, 22 चौक 88, बचेगा 12 6 18, तो 22 अट्ठे 168 है भाई, नहीं 22 अट्ठे 176, फिर 8 बचेगा तो 22 चौक 88, 484 चला गया। तो 484 गुणा मेरे दोस्तों 72, 72 जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, देखो 72 में 8 आ रहा है, 484 में 2 आ रहा है, तो 16 से कटेगा, वही देख लेते हैं। 16 से नंबर कटता है क्या? चलो 4000 16 से कट जाएगा, 4000 बचेगा 488, ये 16 से नहीं कटेगा, तो आंसर है ये वाला डी ऑप्शन 34848। तो थोड़ा सा यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं आपके पास जी। चौथा सवाल, 3 नोटबुक और 6 पेन का प्राइस 3000 रुपए है। उतने ही पैसे से 1 नोटबुक और 12 पेन खरीदी जा सकती हैं। राजू 15 पेन खरीदता है, उसे कितना पेमेंट करना होगा? यानी कि 15 पेन का प्राइस यहां से पूछा गया है। जब भी बच्चे ऐसे सवाल देखते हैं ना, एक्स वाई मानने लगते हैं कि मानो एक नोटबुक x रुपए की है, एक पेन y रुपए का, ऐसे नहीं करना है ना भाई। ये है नोटबुक और ये रहा पेन। सवाल बोला है 3 नोटबुक और 6 पेन, कितने रुपया का? 3000 रुपये का, 3000 रुपीज का बोला है। इतने ही पैसे में, इतने ही पैसे यानी कि 3000 रुपए में, 3000 रुपए में आप क्या खरीद सकते हो? 3000 रुपए में आप खरीद सकते हो 1 नोटबुक और 12 पेन। तो आपसे पूछा 15 पेन का कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 15 पेन का, देखो पेन का पेमेंट पूछा है, नोटबुक गायब करना है। यहां 3 नोटबुक है, यहां 6 है, तो बेटा अगर मैं क्या दोनों तरफ 3 से भाग नहीं कर सकता? 3 से भाग दूंगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आप बोलोगे आंसर 1000 है भैया। गौर से देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं इनको घटा भी दूं तो ये 1 नोटबुक तो हट ही जाएगा मेरे प्यारे भी, दोनों को मैंने सेम कर लिया। 12 माइनस 2 10, 10 पेन कितने का आगे? 10 पेन आगे 2000 रुपए के, 3 माइनस 1 2000, 10 पेन 2000 रुपए के हैं, 1 पेन 200 रुपए का है, 15 पेन 3000 के आ गए, आंसर है। ऐसे करना, वो एक्स वाई का चक्कर छोड़ो, वो सब चीज पुरानी होगी बेटे, तुम नए आदमी हो। सवाल नंबर है 5 आपके सामने। 60 टेबल 14800 रुपए में खरीदी गई, तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी टेबल 14800 रुपए में बेची जानी चाहिए? देखो बेटा, हमने 60 टेबल खरीदी और हमने 14800 रुपए में खरीदी। 60 टेबल हमने खरीदी कितने में? 14800 रुपए में। हमें 20% का प्रॉफिट कमाना है। 20% कितना होता है? 1/5। 20% होता है 1/5, यानी कि 5 का सामान 6 में बेचना है हमें, 5 का सामान 6 में। तो कितनी टेबल 14800 रुपए में बेची जानी चाहिए? यानी कि हमने 14800 रुपए में ही टेबल खरीदी है और हमें 14800 रुपए में ही बेचनी है। यानी कि सवाल में क्या दिया है? सेम, जितना सीपी है मेरे दोस्तों उतना ही एसपी है टेबल्स का। क्लियर है ना? 14800 रुपए में हमने 60 टेबल खरीदी, हमें 20% का लाभ हुआ। तो बोला कितनी टेबल बेचनी चाहिए 14800 रुपए में कि 20% लाभ हो मेरे दोस्तों। ओके, ध्यान सुनेगा। एक बात बताओ, सीपीएसपी बराबर होने चाहिए। अगर 20% का लाभ हुआ यानी कि 5 की टेबल हम 6 में बेच रहे हैं, तो आप मुझे बताओ 60 टेबल हमने खरीदी है, 60 टेबल का सीपी ये होगा। ये क्या मेरे दोस्तों, ये कितनी टेबल के एसपी के बराबर है? 60 टेबल का क्रय मूल्य कितनी टेबल के सेलिंग प्राइस के बराबर है? मैंने बराबर कर दिया, कितना आ गया? 50, 50। ये सवाल का आंसर हो गया बेटा डी ऑप्शन। सवाल में कोई दम नहीं है मेरे प्यारे भाई, रेशियो से भी आप ये सवाल कर सकते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत काम आसान कर दिया है। रेलवे में दो ही सब्जेक्ट है जिनसे आप सिलेक्शन ले पाओगे, रीजनिंग और मैथ। जीएस में तो सबका ही बुरा हाल है भाई, लेकिन जीएस ज्यादा पढ़िएगा। हमने रेलवे की एक ऐसी बुक तैयार कर दी है मात्र 4000 क्वेश्चंस की, जिसमें रेलवे के, है ना, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, रेलवे पुलिस सब इंस्पेक्टर, रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल और आरआरबी जेई, इन सभी एग्जाम के क्वेश्चन एक ही पतली सी बुक में आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। बुक हिंदी में है मेरे दोस्तों को, कि रेलवे में हिंदी ही है, इंग्लिश तो है ही नहीं रेलवे में मेरे प्यारे दोस्त, और बढ़िया सॉल्यूशन के साथ। आरबीडी पब्लिकेशन की ये बुक है, ये आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। इस समय पूरी मार्केट में रेलवे की तैयारी करने के लिए इससे बेहतरीन बुक नहीं है। मैंने और भी सारी किताबें देखी हैं, कोई एक्स बान के बच्चे को समझाता है, किसी में अननेसेसरी के सवाल डाल रखे हैं, एक ही सवाल को 10-10 बार डाल रखा है, तो आपका टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। पैसा बचाइए, समय बचाइए, इस बुक से मेरे दोस्तों आप प्रैक्टिस करिए। और हमने रीजनिंग का भी जुगाड़ कर दिया है मेरे दोस्तों, रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग। रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिक, फॉर्मूला, शॉर्टकट विद एग्जांपल एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे। जीडी वाले बच्चे सीपीओ का पेपर भी देंगे, तो हमने सीपीओ की भी एक सेपरेट प्रैक्टिस बुक बना रखी है। ये जैसे चैनल हमारा है ना, पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट प्रैक्टिस वीडियोस इस चैनल पे मिलती हैं, वैसे इन किताबों में आपको बेस्ट प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चे, ये रीजनिंग प्रैक्टिस किंग वाली बुक है। ओके, तो आप इन बुक से मेरे दोस्तों तैयारी करो, और भैया एक ही साल का टारगेट रखो, लंबा टारगेट कतई मत रखो, कतई भी। लानत है उस बेटे पे जो जब कामयाब हो रहा है, जब उसके माँ बाप अति बूढ़े हो चुके हैं कि वो चल नहीं पा रहे, बेटे की कमाई का सुख नहीं भोग पा रहे। सुख तो तभी है ना जब आप जल्दी कामयाब हो जाओ, माँ बाप को 4 धाम की यात्रा पे ले जाओ, अपने साथ किसी तीर्थ पे ले जाओ, या अपने साथ केरला घूमने जाओ या गोवा घूमने जाओ। सुख तो वो है ना। उसका क्या कि 35 साल की उम्र में से वो सेटल होकर तुरंत शादी कर रहे हैं, माँ बाप बेचारे खाट में पड़ गए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 6 आपके सामने जी। सवाल नंबर 6, x1, x2, x3 काम को 90, 45 और 67.5 दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 3 लोग हैं बेटा, नाम भी उनके बड़े खतरनाक दिए हैं, x1, x2, x3। x1 काम कर सकता है एक 90 दिन में, x2 काम कर सकता है 45 दिन में, और x3 काम कर सकता है 67.5। क्या हो गया बेटा, ये 2 से गुणा 2 से भाग, 135 का आधा, ये 135/2 दिन में। उन तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो ये लीव बिफोर टाइम है मेरे दोस्तों, है ना। काम कंप्लीट होने से पहले जो छोड़ जाते हैं वो वाला सवाल है। ये सवाल सॉल्व होता है शिफ्टिंग के मेथड से। तो बेटा 90, 45 और 135 का एलसीएम 270। ये सब 270 के बच्चे हैं, है भाई। टोटल वर्क मैंने 270 मान लिया। x1 90 दिन में काम करता है, 270 एक दिन में कितना काम करता है? 3। x2 पूरा काम 45 दिन में करता है, 270 एक दिन में कितना करेगा? 270/45 6। अब 270 को 135/2 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। देखो बेटा, बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम जो है यहां पे जाके टोटल एंड हुआ है। काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। ये टोटल टाइम पीरियड मुझको निकालना है, टोटल टाइम मुझे निकालना है कि काम कितने दिन में हुआ। अच्छा, इतने टाइम में काम कितना हुआ है? 270 यूनिट। काम तीनों लोगों ने एक साथ शुरू किया। भाई x1, x2, x3 तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, तीनों एक साथ काम शुरू किए, लेकिन काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले घूंसा बच गया और x2 ने काम छोड़ दिया। x2 ने, तीनों ने साथ में काम शुरू किया था, लेकिन काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले x2 नाम के भाई साहब काम छोड़कर चला गया, घूंसा बच गया, बहुत भयंकर। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ? अब आप सोचो, तीनों लोग x1, x2, x3 साथ में काम कर रहे हैं, साथ में तीनों लोग।
अगर ये x2 काम छोड़ के ना जाता, अगर ये x2 आखिर के 13.5 दिन भी काम करता, अगर ये x2 छोड़ के ना जाता, अगर ये H2 नाम का बंदा भी 13.5 दिन, आखिर के 13.5 दिन भी काम करता, मैं X2 को अभी X1 और X3 दोनों हाथ पांव जोड़ के पकड़ लेंगे कि भाई देख कितनी अच्छी दोस्ती हमारी, क्यों छोड़ के भाग रहा है, आखिर के 13.5 दिन भी काम कर ले। तो भाई ये जो बंदा X2 है ये एक दिन में 6 काम करता है, 6 13.5 दिन में कितना काम करेगा, तो आपका जवाब आ जाएगा जी 78 और 3 81, कितना 81। अगर X2 आखिर के 13.5 दिन भी काम करता तो सेम टाइम में, मैंने टाइम नहीं बदला, इसी टाइम में 81 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, और सेम टाइम में काम कितना होता 351, सेम टाइम में 351 यूनिट काम होता सेम टाइम में। और इस काम को करते कौन, तीनों लोग, अब तो कोई छोड़ के गया नहीं, तीनों लोग करते 3 6 9 4 13 एफिशिएंसी के साथ, 3 6 9 4 13 एफिशिएंसी के साथ 351 यूनिट काम कितने दिन में होता, 13 दूनी 26, 26 के बाद बचेगा 4 5 9 13 7 91, 27 दिन में, 27 डेज में, यानी कि पूरा जो काम है वो 27 दिन में खत्म हुआ है। ये आंसर है डी ऑप्शन। गजब का तरीका है शिफ्टिंग वाला। मैंने टोटल वर्क तो बदल दिया पर मैंने टाइम पीरियड नहीं बदला, टाइम पीरियड हमने नहीं बदला। ठीक है, शिफ्टिंग मेथड है मेरे दोस्तों, गजब का तरीका। आगे चलेंगे। 2 साल के लिए एक राशि पर प्रिंसिपल, 2 राशि के लिए एक ब्याज की दर पर प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 12,800 रुपए और 14,400 रुपए है। प्रिंसिपल क्या है भाई? 2 साल के लिए किसी राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 12,800 रुपए है और कंपाउंड इंटरेस्ट 14,400 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, अलग से मैंने आपको वीडियो भी बना रखी है। 2 साल की सीआई एसआई का आपको अगर दिया हो तो प्रिंसिपल और ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। अगर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 12,800 है तो हर साल कितना होगा? 12,800 का आधा 6400। सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 6400 होगा, दूसरे साल भी 6400 होगा। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 14,400। आप बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 14,800 में से 14,400 में से 12,800 घटाएंगे तो 1,600 रुपए, यानी कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 1,600 रुपए है। ये टोटल 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 6400 6400 12,800 और 1,600 16,400। ये 1,600 रुपए ब्याज कहां से आया? ये 6400 रुपए पर ही ब्याज मिला होगा। ब्याज 6400 का 1/4 यानी कि 16%, 1/4 25%। तो ब्याज की जो दर है वो 25% पर एनम है मेरे दोस्तों। अगर ब्याज की दर पूछा होता ये आ जाता। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल। देखो, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6400 रुपए। कितने गुना? 4 गुना। 1,600 का 4 गुना 6400। तो प्रिंसिपल भी 6400 का 4 गुना होगा। 6400 का 4 गुना कितना आएगा? 64 चौका 256, 25,600 रुपए। तो मूलधन जो है वो 25,600 रुपए। यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। दुनिया में इससे बेटर तरीका नहीं है, इससे जल्दी तरीका नहीं इस सवाल को करने का। बात खत्म, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8। कंपाउंड इंटरेस्ट के ठीक ठाक सवाल पूछे गए थे इस बार एसएससी जीडी में। बनाए बेटा, क्या उत्तर है? बोला 30% की दर पर उधार दी गई राशि पर 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 337.5 है। प्रिंसिपल क्या है? देखो, 30% ब्याज की दर है। हमने कुछ पैसा उधार दिया 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ब्याज जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ब्याज क्या हो रहा है? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो 1 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस 337.5 है। प्रिंसिपल क्या है? देखो बेटा, अगर हमारे पास 1 साल का समय है, 1 साल 12 महीने होता है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। 2 साइकिल
ब्याज अगर एक साल में 30% है, एक साल में 30% है, तो आधे साल 6 महीने में कितना होगा? 15%। 15%। तो आपको एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 15-15 का सक्सेसिव, 15-15 का सक्सेसिव होता है 32.25% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, ब्याज की दर अगर 30% है तो आपको एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 30% मिलेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 32.25%। 15 + 15 + 15 गुणा 15/100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 2.25%। और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखे? 337.5 रुपए दे रखे, 337.5 रुपए। आपसे मूलधन 100% पूछा है, यहां 0 लगा लेते हैं, दशमलव से 2 दशमलव कट जाएगा, है ना। ये चीज आपको लिखनी नहीं थी, ये चीज दिमाग में कर सकते हैं आप। बताओ किससे जा रहा है बेटा? किससे जा रहा है? ये 15 का क्यूब है, ये 15 का स्क्वायर है, तो 15 के स्क्वायर से 15 का क्यूब 15 बार कट जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 15 का क्यूब 3375, यानी कि 1% की वैल्यू 150 आ गई, 150। प्रिंसिपल पूछा है 100%, 2 जीरो चुपका दो, 15,000 रुपए आपका मूलधन आ गया, बात समाप्त। इससे बेहतरीन सवाल नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। हर बालक समझ भी पाया है, कर भी पाया है। अगला सवाल बताओ। बोला 12 संख्याओं का एवरेज 60 है। 12 संख्याएं ले लो मुंह उठा के, उनका एवरेज 60 है। यदि पहली 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए और अगली 7 संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो सवाल तो ठीक है, लेकिन यह ईच शब्द और लिखना चाहिए था। 12 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 60 है। बोला पहली 5 संख्याओं में से यहां प्रत्येक और आना चाहिए, प्रत्येक में से 12 घटा दिया जाए। हालांकि सवाल में लिखा नहीं है, जल्दबाजी ने एग्जामिनर ने सवाल बना के दे दिया टाइपिस्ट को टाइप करने को, लेकिन ईच शब्द लगा देना चाहिए था। पहली 5 संख्याओं में से हर एक संख्या में से 12 घटाएंगे और अगली 7 संख्याओं में हर एक संख्या में हम क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे। ये संख्याएं आपने 5 और 7 ली हैं। पहली 5 संख्याओं में से हर एक में आपने 12 घटाया है, अगली 7 संख्याओं में हर एक में आपने 10 जोड़ा है। औसत क्या होगा? नया औसत। नया औसत छोड़ो, पहले बताओ कितना परिवर्तन आएगा। अगर हम 5 संख्याओं में से 12 12 12 12 घटा देंगे तो कितना घट जाएगा? 12 पंजे 60। 7 संख्या में 10 10 10 10 जोड़ देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 70। ये चेंज आया कितनी संख्याओं में? 5 7 12 संख्या में बटे 12, तो आ जाएगा 10/12। 10/12 होता है जी ये 5/6। 5/6 आप जानते हैं कि 0.833, 0.83333 होता है जी अप्रोक्स, यानी कि आपका एवरेज 0.833 बढ़ जाएगा। अगर पहले एवरेज 60 था तो भाई साहब अब आपका एवरेज जो है लगभग 0.83 के आसपास बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज हो जाएगा 60.83। खत्म। तो ये आसान सवाल है बेटा, आसान सवाल है ये, बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 10। कोई वस्तु 20% डिस्काउंट के बाद 10% लॉस पर बेची जाती है। 20% डिस्काउंट के बाद आपको 10% लॉस हुआ। 20% छूट देने के बाद एक सामान पे 10% लॉस हुआ, तो भाई बावड़ा आदमी इतनी छूट दी काय को आने? तो बोला लागत मूल्य के परसेंट के रूप में मूल अंकित मूल्य क्या है? What is the original marked price as a percent of cost price? यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? देखिए, अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है या प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डी अपॉन 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। देखो प्रॉफिट है तो पॉजिटिव होगा, अगर आपका लॉस आता है लॉस तो निगेटिव होगा, निगेटिव। बस यही फर्क है और कोई फर्क है नहीं। आपको यहां पे कितना डिस्काउंट दिएगा? 20% का। तो सीपी से एमपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। डिस्काउंट की जगह 20 रख देंगे, 100 माइनस 20 80। आपको लॉस हुआ है ना, 10% आपको लॉस हुआ है, तो भैया लॉस होता है नेगेटिव, तो 100 माइनस 10 है ना, 100 माइनस 10 आप रखोगे है ना, माइनस आएगा कि लॉस नेगेटिव होता है। 100 माइनस 10 90 है।
तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 8:9। सीपी से एमपी का रेशियो अंकीय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात 8:9 आ गया। बोला है व्हाट इज द ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये जो मार्क प्राइस है, जो मार्क प्राइस है 9, ये कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? कॉस्ट प्राइस हमारा 8 है, 9/8, जो कि होता है जी 1 + 1/8। 1 का मतलब 100% और 1/8 12.5%। तो जो हमारा ओरिजिनल मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो कॉस्ट प्राइस का 100% प्लस 12.5 112.5% है। ये आंसर है, सी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। ये इजी सवाल था। आगे 70 मीटर स्क्वायर। हाँ देखो, इस चीज को पढ़ते मुझे पता चलेगा ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना। अपने दिमाग को इतना तेज कर लो मेरे दोस्तों, ठीक है जी। 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, 112 मीटर स्क्वायर के 3 आयताकार क्षेत्र को समान आयताकार फूलों के बिस्तरों में विभाजित किया जाना है। फूलों का बिस्तर बनना, लग रहा शादी हुई है किसी की। 3 रेक्टेंगुलर फील्ड हैं जिनके एरिया है 70, 84, 112। इनको डिवाइड करना है एक जैसे रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड में। फूलों के बेड बना रहे हैं, बताओ जी। यहां लौंडे जमीन पे सो रहे हैं, फूलों का पलंग बनवा रहे हैं। हर एक बेड की जो लंबाई है 7 मीटर की है। बेटा कंफर्टेबल सोंगे? तो आपसे पूछा है हर फ्लावर बेड की चौड़ाई कितनी है। तो बेटा हमारे पास 3 क्षेत्र हैं 70, 84, 112। इनसे समान आयताकार साइज यानी सेम साइज के बेड बनाने हैं। हर बेड की लंबाई 7 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी? तो आप बताओ मुझे। जब बेड सेम साइज के बनाने हैं, है ना, सेम साइज के बनाने हैं, तो मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो 70 से भी कट जाए, 84 से भी, 112 से भी, है ना, और वह बड़ी से बड़ी भी रहे। यानी कि मैं ढूंढूंगा इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटा? तो आ जाएगा 14। 14 वो सबसे बड़ी संख्या जो 70 से भी कट रही है, 84 से भी कट रही है, 112 से भी कट रही है। यानी कि मैं बेड का जो है ना, ईच रेक्टेंगुलर जो हम फ्लावर बेड बना रहे हैं उसका एरिया 14 मीटर स्क्वायर लूंगा। अब एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई आपसे पूछे तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 2, 7 दूनी 14, 2 मीटर। यहां पे फिर से एग्जामिनर ने एक और टाइपिंग मिस्टेक करी कि समान आयताकार फूल के ये अधिकतम एरिया के, समान आयताकार अधिकतम एरिया के अधिकतम क्षेत्रफल यहां पे आएगा। जो हम बेड बनाएंगे वो मैक्सिमम साइज के बनाएंगे। तो मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जो तीनों को डिवाइड भी करती हो। तीनों को डिवाइड करेंगे तभी तो सेम साइज के बनेंगे, और बड़ी से बड़ी भी हो, तो इनका एचसीएफ ढूंढना था। अच्छा सवाल था ये, आगे चलेंगे। बोला 22,000 रुपए पर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10,210.2 रुपए है। पर एनम ब्याज की दर क्या है? प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? देखो बेटे, 22,000 का 40% 8800 होता है। बस ये आंसर आ गया। जो समझदार बालक है उनका देखते ही सवाल का आंसर आ गया। कीवर्ड्स देखो, प्रिंसिपल कितना है? 22,000 रुपए। समय कितना है? 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज जो है एनुअली कंपाउंड हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 10,210.2 रुपए। ब्याज की दर क्या है? एक बात बताओ, अगर हमारे पास 2 साल का समय, 2 साल होता है 24 महीने, है ना। अब तो हमारे बैच की वैलिडिटी भी 2 साल है। चाहे आप लाइव बैच लें, चाहे आप रिकॉर्डेड बैच लें, आप एक बार बैच लेंगे तो 2 साल तक आपके पास उसकी क्लासेस रहेंगी, है ना। यानी कि आप इस सेशन का और अगले सेशन दोनों का पेपर एक ही बैच से दे पाएंगे। ठीक है भाई। तो 22,000 रुपए पर 2 साल का कंपाउंड टेस्ट 10,210.2 है। अगर समय 2 साल है, 24 महीने, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली का मतलब 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। हर 6 महीने में सक्सेसिव होगा। एक बात बताओ, 22,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 22,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। इस 22,000 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 2 साल में ब्याज कितना मिला? 2 साल में जो आपको ब्याज मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो है 10,210.2 रुपए।
आप मुझे बताओ आपको परसेंटेज में कितना ब्याज मिला। वैसे तो आप अप्रोक्स भी देख सकते हैं, पर मैं आपको एग्जैक्ट बता दे रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है ऐसा सवाल। 0 से 0.10। तो आप बताओ मुझे दोस्तों कितना आपको ब्याज मिलेगा। 22 से जाएगा, 22 चौक 88, बचेगा 12 2 14, फिर 22 छिक्का 132, 9, 22 चौक 88, 2 22 से कम 22, 4641। नीचे 100 है, 100 से भी भाग करेंगे, 46.41%। तो आपको 46.41% ब्याज मिला 2 साल में। बताओ 46.41% क्या हमारे सगे वाला नहीं है? ये 10% का 4 बार सक्सेसिव है। ये 10-10 का 4 बार सक्सेसिव है ना। 10%, 10%, 10%, 10% का 4 बार सक्सेसिव होता है 46.41% बेटे। 46.41% दिख नहीं रहा? अगर आपसे पूछा ब्याज की तरह हर 6 महीने में 10% ब्याज है, हर 6 महीने में 10% ब्याज है, तो एक साल में कितना होगा? 20%। एक साल में 20% ब्याज है तो ब्याज की दर 20% पर एनम है। और ये मैंने अप्रोक्स कैलकुलेट कर लिया था दिमाग में लगभग। बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 13। जी बेटे, क्या बोला गया है? बोला गया है ए और बी काम को 14/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो लोग हैं ए और बी। ए और बी एक काम को कर सकते हैं 14/3 दिन में। बी और सी, बी और सी उसी काम को कर सकते हैं 12/5 दिन में। बी और सी, सी और ए, सी और ए उस काम को कर सकते हैं 16/3 दिन में। दो लोग हैं सी और ए, सी और ए उस काम को कर सकते हैं 16/3 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए के दिन दे रखे। आगे क्या बोला है? अगर तीनों एक साथ काम करें तो उस काम का कितना भाग 2 दिन में पूरा करेंगे। अगर तीनों काम करें तो काम का कितना हिस्सा होगा 2 दिन में? 2 दिन में कितना काम करेंगे अगर तीनों लोग मिलकर काम करें? बताओ भैया। पहले तो मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क, हालांकि मैं और भी तरीका है मेरे प्यारे भाई करने का, पर आपको शायद वही ज्यादा पसंद आए। ओके, आप मुझे बताओ 12-16 का एलसीएम तो 48 हो गया। 48 काफी बड़ा बड़ा आ जाएगा हैं? चलो मैं आपको एक बात बताता हूं। बोला है तीनों लोग मिलकर, तीनों लोग मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर काम करें तो 2 दिन में कितना काम होगा। एक तो तरीका है कि आप इनका एलसीएम लो, एलसीएम से टोटल वर्क निकालो, फिर वहां से 2 दिन का काम निकालो, फिर डिवाइड कर दो। वो भी एक रास्ता है, ठीक है। दूसरा ये भी रास्ता है कि आप टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, इनका रिवर्स करो, 1 दिन का काम आ जाएगा, वहां से 2 दिन का काम निकालो मल्टीप्लाई करके। वो भी एक रास्ता है। देखो 14, 12, 16 का एलसीएम तो आपको फिर भी लेना ही पड़ेगा। 12, 16 का तो 48 होता है, 14 में 7 आता है, तो 48 गुणा 7 आपका टोटल वर्क हो गया। 48 गुणा 7 कितना होता है? 280 और 56, 336। हर एक ऑप्शन में 336 है। बताओ 14/3 दिन में पूरा काम करते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे? भाग देंगे 14/3 से, 7 दूनी 14 है, 248 24 बार, ये कितना आ जाएगा बेटा? 48 गुणा 7/14/3, 7 दूनी 14, 248 24 बार, ये 3 ऊपर 72, 72 आ जाएगा। ए प्लस बी के एक दिन का काम 72 है। ऐसे ही बताओ इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? 12 चौक 48, 4 7 28, 5 140, 140 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? देखो टोटल वर्क 48 इंटू 7 है। सी प्लस ए पूरा काम 16/3 दिन में करते, एक दिन में कितना काम करेंगे? 16 3 48, अभी 3 7 21 3 63, ये 63 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 63। बोलो बात को समझे? यानी कि आप मुझे बताओ, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो ए और ए 2A, बी और बी 2B, सी और सी 2C। ए के 2 दिन का काम, बी और बी के 2 दिन का काम, सी के 2 दिन का काम, अगर मैं इनको जोड़ लूं तो 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा। 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूं बताओ कितना आएगा? ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ये आ जाएगा 72 और 40, 72 और 140 आ जाएगा मेरे दोस्तों 212। और 212 में जब मैं 63 जोड़ूंगा तो 275, 275, 275।
ये क्या आ गया, 2a प्लस 2b प्लस 2c आ गया, यानी कि ए के 2 दिन का काम, बी के 2 दिन का काम, एबीसी क्या एफिशिएंसी, ए के 2 दिन का काम एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, बी के 2 दिन का काम, सी के 2 दिन का काम, मुझे 2 दिन का एक काम चाहिए, 275 है। यानी कि एबीसी 2 दिन में 275 काम करेंगे आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है 48 गुणा 7, 48 गुणा 7 कितना आता है बेटा टोटल 336। तो 336 में से 275 यूनिट काम करेंगे दोनों। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। इजी सवाल है, थोड़ा सा आपको बस कैलकुलेशन करनी है। सवाल नंबर है 14। किसी वस्तु को 4550 में बेचने से, ये प्रॉफिट लॉस का सवाल आ गया भैया, ये प्रॉफिट लॉस, और पूरा डिटेल मैंने ये टाइप एक्सप्लेन कर रखा है चैनल पे कैसे करना है। सवाल को पढ़ो। एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है, उसी वस्तु को 3290 में बेचने पर होने वाले लॉस का 5 गुना है, 5 गुना। 20% लाभ के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 20% लाभ के लिए बेटा सोचो जरा, हमको सीपी निकालना होगा। सीपी क्रिय मूल्य बोला है 4550 रुपए में बेचने पर जो हमें प्रॉफिट होता है। देखो, किसी सामान को 4550 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, वो उसी सामान को 3290 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस का 5 गुना है। यानी कि किसी सामान को 3290 रुपए में बेचने पर लॉस होता है, और जो भी लॉस होता है उसका 5 गुना फायदा होता है अगर आप सामान को 4550 रुपए में बेचो। अगर मैं मान लेता हूं कि 3290 रुपए में बेचने पर आपको 1 यूनिट का लॉस होता है, तो 4550 रुपए में बेचने पर आपको 5 यूनिट का, यानी कि 5 गुना प्रॉफिट होता है। 3290 में बेचने पर अगर 1 का लॉस है, तो 4550 में बेचने पर 5 गुना 5 यूनिट का प्रॉफिट है। ये बॉर्डर लाइन से 5 ज्यादा है, बॉर्डर लाइन से 1 कम है, कितना डिफरेंस है? 5 और -1 में कितने का डिफरेंस है? 6 यूनिट का। जबकि रुपए में कितना डिफरेंस है? ये 4550 है 3290, कितने का डिफरेंस है बताओ रुपए में? घटाएंगे जरा तो आप कहोगे सर 0, 15 में से 9 गया 6, और 42 में से 32 गया मेरे दोस्तों, ये आपका 1260। तो 5 यूनिट के लिए 1260 रुपए है, और 6 यूनिट के लिए 1260 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210। 6 दूनी 12, 6 कम 6, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 210 रुपए। ये आ गई, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं यहां से भी सॉल्व कर सकता था, यहां से भी, दोनों से हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सामान को 3290 रुपए में बेचने पर, सामान को 3290 में बेचने पर 210 रुपए का नुकसान होता है। सामान को 3290 में बेचने पर 210 रुपए का नुकसान होता है। तो सामान का क्रिय मूल्य कितना है? 3290 में 210 जोड़ूंगा 3400 और 3500 रुपए। तो वस्तु का जो सीपी है वो 3500 रुपीज आ गया, 3500 रुपए आ गया। क्लियर है? ये तरीका है करने का। मैंने आपको काफी लिख के बताया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 20% का लाभ कमाने के सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर 3500 पे 20% का लाभ कमाना है, 3500 का 20% कितना होता है? 700 रुपए। 3500 पे 700 का लाभ कमाना है तो कितने बेचना पड़ेगा? 4200 रुपए में वस्तु को बेच देना चाहिए। बेच दो बेटा सामान को 4200 में, बात खत्म। यही सवाल का आंसर है, और ये इजी सवाल था दोस्त, लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, पेपर में खूब थोक के भाव में आता है। सभी बच्चे समझें, जीडी का शानदार क्वेश्चन। आगे चलेंगे, और उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शानदार जानकारी बताना चाहूंगा कि हम केरविल एप्लीकेशन पर अपने स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल करवाते हैं। रिकॉर्डेड बैच मतलब कि सारे ही चैप्टर की क्लास आपको एक ही साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। जो हम लाइव बैच पढ़ाते हैं, जब उसका पूरा बैच कंप्लीट हो जाता है तो उसकी जो रिकॉर्डेड क्लास है वही बच्चों को देते हैं। रिकॉर्डेड क्लास का फायदा यह है कि कोई बच्चा एक दिन में कई कई क्लास देख देख के, है ना, एक ही दिन में 5-5, 6-6 क्लास देख के 2-2.5 महीने में भी सिलेबस कर सकता है, अगर वो स्पीड में फास्ट है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से चैप्टर चूज करके, किसी को अर्थमेटिक पहले पढ़ना है, किसी को एडवांस, वो पढ़ सकता है। उसे इंतजार नहीं करने की जरूरत लाइव बैच की तरह कि अब प्रॉफिट लॉस शुरू होगा तो मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ूंगा।
वो जब मर्जी चाहे जहां चाहे उस चैप्टर से पढ़ सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर सकता है कि सारी शीट और सारी क्लास उसको एक साथ ही मिल जाएंगी। अब हमने दो बहुत बड़े चेंज किए। एक तो कि अब इन वीओडी क्लासेस की जो वैलिडिटी है वो 2 साल है। मतलब अगर कोई बच्चा हमारा आज वीओडी रिकॉर्डेड क्लास लेके पढ़ना शुरू करता है तो 2024 का, 2025 के सारे एग्जाम और लगभग 2026 के शुरू के 6 महीने, इनमें जितने भी पेपर होंगे वो इसी एक बैच से तैयारी करके वो दे पाएगा। उसकी क्लासेस 2 साल तक उसके पास रहेंगी, जिनमें वो 6 महीने में अपना सिलेबस खत्म कर लेगा आराम से और बाकी वो रिवीजन करता रहेगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, मास्टर बन जाएगा वो गणित में। और अब हमने फीस को भी बहुत कम कर दिया है दोस्त। अर्थमेटिक का स्पेशल वीओडी अब केवल 600 रुपए में हर बच्चे को मिलेगा। जो बच्चे केवल एडवांस पढ़ना चाहते हैं, खासकर एफकेट और सीडीएस वाले या एसएससी मेंस वाले, उनको एडवांस का वीओडी मात्र 600 रुपए में मिलेगा। एक जमाना था जब ज्योमेट्री का चैप्टर सीखने की फीस 1500 रुपए होती थी मुखर्जी नगर में, कि भाई हम आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन आपका कमजोर है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ाएंगे 1500 रुपए। हम पूरा आपको दोस्तों मैथ दे रहे हैं एडवांस 599 रुपए में, और ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा बढ़िया क्लासेस है ना, ज्यादा बढ़िया अप्रोच, ज्यादा बढ़िया सॉल्यूशन, ज्यादा बढ़िया कंटेंट, ज्यादा बढ़िया शीट्स और ज्यादा बढ़िया मेहनत। और लेकिन अगर कोई बच्चा दोनों ही वीओडी एक साथ लेगा तो मात्र 999 में उसको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का वीओडी मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये फी तभी एप्लीकेबल होगी जब आप ये बैच ऐप से ना लेके हमारी वेबसाइट www.kervil.com से लें। पढ़ना आपको ऐप पर ही है, अब आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे भी वेब क्लासेस भी होती हैं, लेकिन अगर आप वेबसाइट से लोगे तो आपको फीस कम लगेगी। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन पर आपको 30% गूगल को टैक्स देना पड़ेगा, वो नहीं देना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट से बैच लें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस बैच के बारे में पढ़ाएं, बताएं कि पढ़े वहां जहां से सिलेक्शन होते हैं। आप एक बार यूट्यूब खोल के देखिए, पिछले कई सालों के टॉपर 5 साल में सारे हमारे पढ़े हुए हैं, सारे मेरे पढ़े हुए हैं। सीपीओ का टॉपर हो, सीएचएसएल का टॉपर हो, सीजीएल का टॉपर हो, सीडीएस का टॉपर हो, इवन आज ही बात हुई एफकेट का रैंक 18 हमारा पढ़ाया हुआ है। डायरेक्टली 60% और इनडायरेक्टली 100% सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली। आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करो, बहुत मजा आएगा, गणित के बिल्कुल मास्टर बन जाओगे, इतने परिपक्व हो जाओगे कि आप खुद तो हो ही समझदार, आप दूसरों को पढ़ाने लायक बन जाओ। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। ये सवाल आप मुझे करके बताएं दोस्त। देखो, हम अपने चैनल की कम्युनिटी पे भी डेली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि एक मुर्गी पालन में 120 मुर्गियां हैं, 140 अतिरिक्त मुर्गियां जोड़ने के कारण मुर्गी पालन का खर्च 4050 रुपए बढ़ जाता है, जबकि एवरेज खर्चा 3 रुपए कम हो जाता है। मुर्गी पालन का ओरिजिनल खर्चा क्या था? देखिए, आपसे पूछा है कि मुर्गी पालने का ओरिजिनल खर्चा क्या था। पहले भी ओरिजिनल मुर्गी कितनी है? 120, 140 तो बाद में आई है, तो भाई ओरिजिनल खर्चा बाद में निकाल लो। पहले मान लिया कि मैंने जो मुर्गी पालने का जो एवरेज है वो x है, एक मुर्गी पर जो है एवरेज x रुपए का खर्चा आता है। आपने 120 मुर्गी पाली है, एक मुर्गी का खर्चा है x रुपए, तो 120 मुर्गियों का कितना होगा? 120 गुणा x। अब 140 नई मुर्गी ले आया ब्रांडेड, 120 में 140 मुर्गी जब आप ऐड करोगे मुर्गी होगी 260, लेकिन एवरेज 3 रुपए कम हो गया। अगर पहले एवरेज x था तो अब 3 रुपए एवरेज कम हो गया। एवरेज कितना हो गया? x माइनस 3, यानी कि अब खर्चा ये है मेरे दोस्तों 260 मुर्गियों का, लेकिन अब जो खर्चा है वो 4050 रुपए बढ़ गया। पहले वाले खर्चे से 4050 रुपए ये बढ़ गया। ये इक्वल होना चाहिए, इक्वल। तो ये ऐसे सवाल का वन स्पॉट सॉल्यूशन है, वन लाइन में मेरे दोस्त है भाई। यहां देखेंगे 260x और 120x कितना आएगा डिफरेंस? 140x। 140x बराबर देखो 260 की -3 में गुणा -780। जब -780 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 800 जोड़ेंगे 4830 हो जाएगा ना, 4850 से 20 कम। 0 से 0 चला जाएगा, और भी किसी से कटता है? हाँ जी, 7 से कटता है। 7 दूनी 14, 7 छिंग 42,
और 6 7 नाम 63, तो x का मान 69/2 आ गया। यानी कि ऑन एन एवरेज एक मुर्गी पे 69/2 रुपए का खर्चा हो रहा है। आपसे पूछा ओरिजिनल खर्चा क्या था, मैंने एवरेज निकाल लिया कि भैया एवरेज एक मुर्गी पे 69/2 रुपए का खर्चा है। मुर्गी हमारे पास 120 थी भैया मुर्गी पालन में, जो हमारा पोल्ट्री फॉर्म है, तो कितना खर्चा है 69/2 गुणा 120 यानी कि 60 बार जाएगा। जीरो के बाद 9 छिक्का 54 4, जीरो के बाद 4 आएगा है भाई, और 4200 से कम आएगा, ये आंसर है। 60 की अगर 70 में भी गुणा करें तो 4200 होता है, ये 69 से गुणा है तो 4200 से कम आएगा, ए ऑप्शन। तो एक लाइन में आप ये वाला सवाल कर सकते हैं। आगे चल जाएंगे भैया। जब किसी संख्या में 10%, 15% और 56% की कमी होती है तो संख्या 20,196 हो जाती है। बताओ भाई वो संख्या क्या है। सबसे पहले ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। मैं सवाल को अप्रोक्स भी चेक कर सकता हूं 100 मान के या फॉर्मूले से, और दूसरा रास्ता है कि हम यहां रेशियो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है। अगर किसी संख्या को 10% कम करोगे 1/10 तो संख्या 10 से 9 हो जाएगी। फिर 15% कम करोगे 3/20, 15% 3/20 होता है तो संख्या 20 से 17 हो जाएगी। फिर 56% कम करोगे 56% होता है जी 56/100, 14/25, तो संख्या 25 से 14 कम 11 हो जाएगी। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। आपको संख्या का मान दे रखा है कि अब संख्या 20,196 हो गई। बताओ दोस्तों संख्या की इनिशियल वैल्यू क्या है, ये मेरे को करना है। कर सकते हैं आसानी से मेरे दोस्तों, कटेगा ही कटेगा। 17 एकम 17, 3 1 17 एकम 17, बच गया 14, 17 8 136, 13 17 8 136, 11 99, तो 99 से एक बार जाएगा 19 बचेगा, और 99 दूनी मेरे दोस्तों 190, तो 12 बार चला गया। तो 12 गुना है तो ये वैल्यू भी 12 टाइम्स होगी 12 गुना, यानी कि 25 गुणा 12 300, 300 की 200 में गुणा होगी 60,000। तो संख्या जो है वो 60,000 आ गई, और यही सवाल का आंसर भी है, डी ऑप्शन। ठीक है ना। आप सक्सेसिव रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ ले। आगे चलेंगे। अगला सवाल है भाई टाइम एंड वर्क चैप्टर से, और टाइम एंड वर्क चैप्टर से क्वेश्चन है, देखते हैं। बोला है 8 दिन तक काम करने के बाद, 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि केवल 10% काम ही हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम करने में कितने दिन और लगेंगे, यह पूछा गया बच्चे आपसे। बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट कौन करेगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पे रखती, तो राखी ने काम पे रखा पूनम को। पूनम राखी से 20% अधिक कुशल है, 20% होता है 1/5, यानी कि राखी की एफिशिएंसी 5 है तो पूनम की एफिशिएंसी 6, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। बोला बचे काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे, उन्हें यानी कि राखी पूनम बचा काम कितने दिन में करेंगी। 10% काम ऑलरेडी हो चुका है। एक बार बताओ, राखी 10% काम करती है 8 दिन में, तो बचा काम कितना है 90%। राखी 10% काम 8 दिन में करती है तो 90% काम कितने दिन में करेगी, 72 दिन में। यानी कि राखी जो है बचा हुआ काम 72 दिन में करेगी। राखी ने 8 दिन तक काम किया, 10% ही पूरा हुआ, तो 90% काम राखी करेगी 72 दिन में। राखी की एफिशिएंसी 5 है, राखी बचा हुआ काम 72 दिन में करेगी, रिमेनिंग वर्क है। अगर इस काम को राखी और पूनम दोनों लोग मिलकर करें तो दोनों करेंगे 5 और 6 11 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा, बटे 11, तो 72 पंजे 360 बटे 11 दिन में दोनों लोग बचा काम करेंगे, बी ऑप्शन। सरल सवाल है, एक ही स्टेप में आप कर सकते हो। बताओ अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 18, फिर से प्रॉफिट लॉस। पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उन्हें 15,000 रुपए में बेच दिया।
दोनों घड़ी को 15,000 रुपए में बेच दिया। पहली घड़ी भी 15,000 में, दूसरी 15,000 में, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। एक पर 25% का फायदा हुआ, दूसरे पर X% लॉस हुआ। अगर टोटल लॉस 2,000 रुपए है, उसका नेट लॉस 2,000 रुपए है, तो एक्स का मान बताओ। एक्स का मान आपको बताना है। अच्छा जी, देखो यहां सीपी है, यहां एसपी है। ये 1000 का चक्कर छोड़ो, आप 1000 है ना, 1000 का चक्कर छोड़ो मेरे दोस्तों, 1000 का चक्कर छोड़ो। तो पिछले साल नील भाई साहब ने 2 घड़ी खरीदी और इस साल दोनों को 15-15 रुपए में बेच दिया। दोनों को समान सेलिंग प्राइस में बेच दिया, 15-15 में। पहली घड़ी पर एक पर उसे 25% का फायदा हुआ। 25% का फायदा, 25% फायदा क्या होता है? 25% होता है 1/4, यानी कि 4 की घड़ी 5 में बिकी, जबकि बिकी कितने में? 15 में। 5 की 15 में बिकी, तो मेरे दोस्तों 5 की वैल्यू 15 है, तो सीपी कितना होगा? 12। 12 होगा कि नहीं होगा? बोले मेरे दोस्तों सीपी कितना होगा? 12 होगा। 12, 25% फायदा हुआ 1/4, तो 4 की घड़ी 5 में बिकी, बिकी है 15 में। 5 की वैल्यू 15 है, 3 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 3 गुना 12। 12 यानी कि पहली घड़ी पे 3 का प्रॉफिट हुआ है। 3 का प्रॉफिट, पहली घड़ी पे 3 का प्रॉफिट हुआ है। उसका जो टोटल लॉस है, उसका जो नेट लॉस है वो 2 यूनिट है। उसका नेट लॉस है 2 यूनिट है। नेट लॉस यानी कि दोनों घड़ी पे कुल मिलाकर 2 का नुकसान हुआ। अगर पहली घड़ी पे 3 का फायदा हुआ है, तो यानी कि दूसरी घड़ी पे 5 का नुकसान हुआ होगा, तभी तो 3 और -5 -2 आएगा। यानी कि दूसरी घड़ी आपने 15 में बेची, 5 का नुकसान हुआ, तो सीपी कितना होगा? 20 होगा। आपसे पूछा है दूसरे पर कितना लॉस हुआ, 20 के समान पे 5 का लॉस हुआ, जो कि होता है 1/4। 1/4 का मतलब 25%। 25% सवाल का आंसर आ गया। ठीक है ना? आसान सवाल है बेटा, ये भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो लिखने तक की जरूरत ना पड़े, वर्बली आप कर लोगे। ठीक, आगे चलते हैं। विकास 504 रुपए पर टेबल के हिसाब से 2 टेबल बेचता है, खरीदता नहीं है। विकास ने 2 टेबल बेचे, 504 रुपए का एक टेबल है ना। प्रत्येक शब्द आ रहा है यहां पर, प्रति टेबल। पहला टेबल भी 504 का बेचा, दूसरे टेबल भी 504 का बेचा, यानी कि विकास ने दोनों टेबल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा है। पहली टेबल पर 40% प्रॉफिट कमाता है, दूसरी पर 40% लॉस होता है। दोनों टेबल का सीपी क्या है? व्हाट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ टेबल? पहली टेबल पे 40% का फायदा हुआ, दूसरी टेबल पे 40% का लॉस हुआ। अगर 2 टेबल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, एक पे 40% प्रॉफिट है, दूसरे पे 40% लॉस है, तो ओवरऑल क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, x²/100%, यानी कि 1600/100। ओवरऑल उसको 16% का लॉस हुआ। 16% लॉस का मतलब होता है 4/25, यानी कि अगर टेबल का सीपी 25 है, अगर टोटल सामान 25 का है, तो 25 पे 4 का लॉस हुआ। सामान बिका कितने में है? 21 में सामान बिका, 21 में। जबकि सामान बिका कितने का है? एक टेबल 504 रुपए की, तो 2 टेबल बेची है 504 का दुगुना 1008 रुपए की। तो सेलिंग प्राइस है किसकी वैल्यू? आपसे पूछा है दोनों टेबल का लागत मूल्य, 25 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। 21 चौक 84, 16 21 8 168, 48 गुना, तो ये भी 48 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। 25 चौका 100 और 1200 रुपए। तो दोनों टेबल का जो लागत मूल्य है वो 1200 रुपए है। ये सवाल का आंसर है 1200 रुपीज, सी ऑप्शन, 1200 रुपए। बात आई समझ में? आसान सवाल बनता है, कंसेप्ट देख लीजिएगा आगे। 17 लगातार विषम संख्याएं हैं। पहली 11 संख्याओं का औसत x है, लास्ट की 6 संख्याओं का औसत क्या होगा? 17 लगातार विषम संख्याएं हैं। अच्छा जी, पहली 11 संख्याओं का औसत x है, तो लास्ट की 6 संख्याओं का औसत क्या होगा?
देखो, आप इस सवाल में एलिगेशन भी लगा सकते हो, आप इस सवाल में संख्याएं मान के भी कर सकते हो। देखो मेरे प्यारे भाई, 17 लगातार विषम संख्याएं हैं, उसमें पहली 11 अलग है, लास्ट की मैंने संख्या मान ली कि संख्या जो है 1 से लेकर 33 संख्या क्या है, 1 3 5 7 डॉट डॉट इस तरीके से संख्याएं, ये इस तरीके से 7वीं संख्या क्या होगी, 33। अब पहली 11 कौन सी होगी मेरे दोस्तों, 11वीं संख्या जो होगी वो होगी 2n-1, 11 दूनी 22 माइनस 1 21, ये होगी। ये पहली 11 संख्याएं हैं, पहली 11 संख्याएं 1 से लेके 21 तक, ठीक है ना, ये मैंने मान ली। अब मैं आपको दोनों रास्ते बता दूंगा। पहला तरीका एजम्पशन करके कि माना संख्याएं हैं 1 3 5 7 और इस तरीके से डॉट 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 33, ये पहली 17 विषम संख्याएं है ना। इवन नंबर का कंसेप्ट है 2n-1, एक रखेंगे n की जगह, ये आ जाएगा। दूसरा सॉरी ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर होगा 2 दूनी 4 माइनस 1, तीसरा ऑड नंबर होगा 2 तिया 6 माइनस 1, चौथा ऑड नंबर होगा 2 चौक 8 माइनस 1, 11वां जो ऑड नंबर होगा वो होगा 11 दूनी 22 और 1 21 आएगा। अब इनका जो एवरेज है, इनका एवरेज क्या आएगा, 11, इनका जो एवरेज आएगा वो 11 आएगा, तो x का मान 11 आ गया, 11। ठीक, बताओ 21 के बाद जो अगला ऑड नंबर है 23, इनका एवरेज क्या आएगा, 23 और 33 का एवरेज क्या आएगा मेरे दोस्तों, 23 और 33 के बीचों बीच आ जाता है मेरे दोस्तों 23, 3 3 6 3 2 5 सॉरी 28, इनका जो एवरेज आएगा 28 आएगा। तो पहली 11 संख्याओं का एवरेज कितना है, 11, अगली 6 संख्याओं का एवरेज 28, तो 11 से 28 कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। तो अगली 6 संख्याओं का जो एवरेज है मेरे दोस्तों वो x से 17 ज्यादा होगा, डी ऑप्शन। ये सवाल को करने का एक तरीका हो गया मेरे दोस्त, जो हमने वैल्यू लेके किया है। दूसरा, आप यहां एलिगेशन भी लगा सकते हो। आपको पता है एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इक्वल टू n। तो बेटा यहां पर आप मुझे देखो, पहली 11 संख्याएं अलग हैं, बाद की 6 संख्याएं अलग हैं। पहली 11 संख्याओं का जो एवरेज है x है, 6 संख्याओं का एवरेज आपसे पूछा है। मैंने मान ली कि जो 17 लगातार संख्याएं वो 1 से लेके 33 तक है, तो 1 से लेके 17 तक की, आप मुझे बताओ 1 से लेके 17 तक की संख्याओं का 1 से लेकर 17 तक की विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 17 ही होगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n। पहली 11 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 11 ही होगा। बाद की 6 संख्याओं का एवरेज आपको निकालना है। बताओ, यहां 17 11 का डिफरेंस 6 है, तो यहां भी डिफरेंस 11 होना चाहिए। ये 17 से छोटा है तो 17 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 11 बड़ा 28। यानी कि अगर ये एवरेज 11 है पहली 11 संख्याओं का, तो बाद की 6 संख्याओं का एवरेज 28 है ना। 11 से 28 कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है। तो बाद की 6 संख्याओं का एवरेज x से 17 ज्यादा होगा, x प्लस 17। ये एलिगेशन वाला तरीका हो गया। यहां मैंने ये कंसेप्ट लगाया, दोनों कंसेप्ट जो हैं वो ठीक है, कोई भी आप लगा सकते हैं। अगला, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% ज्यादा है, तो R1 का मान क्या होगा। R2 जो है वो 5600 से 50% ज्यादा है, 50% आधा, 5600 का आधा 2800, तो 5600 में 2800 जोड़ेंगे, R2 8400 आ गया। 5600 का 50% आधा 2800 होता है, तो R2 का मान 56 से 2800 ज्यादा 8400 है, ये R2 का मान आ गया। बोला है R1 का मान, R1 का मान पूछा है, R1 जो है R2 से 13% कम है, ये R2 आया है। इससे 13% कम, देखो किसी भी संख्या को 13% कम करोगे, हर संख्या 100% होती है, 100% को 13% कम करोगे तो 87% रह जाती है, ये आपका R1 आ गया। R1 परसेंटेज तो 0 कट ही जाएगा, और ये आएगा भाई साहब 4 सत्ते 28, एंड में आएगा 8, यानी कि ये वाला हो गया सवाल का आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये सवाल एकदम सरल है, आगे चलेंगे।
बोला 21,500 रुपए के प्रिंसिपल पर 35% की दर से 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से कितनी राशि प्राप्त होगी, अमाउंट पूछा है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव, कितना रिसीव अमाउंट होगा आपको 21,500 के प्रिंसिपल पर 35% की दर से 2 साल में। अगर ब्याज की दर 35% है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 35 और 35 का सक्सिव, 35 प्लस 35 प्लस 35 गुणा 35/100, बोलिए 35 प्लस 35 70 और 35 का स्क्वायर 1225/100 12.25, 70 में 12 जोड़ेंगे 82.25%। तो 82.25% आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में, अगर ब्याज की दर 35% है। लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछा, आपसे पूछा अमाउंट कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना, 21,500। प्रिंसिपल हर चीज क्या होती है 100%, 100% पे 82.25% ब्याज है तो अमाउंट कितना आएगा, 100% में 82.25% जोड़ेंगे 182.25% आपका अमाउंट हो जाएगा। 2 साल के बाद ये अमाउंट है जो आपको निकालना है, 100% प्लस 82.25% ब्याज। देखो मेरे दोस्तों, ये आप कैलकुलेट करेंगे, यहां परसेंटेज से 2 जीरो कटी जाएगा, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां कोई ये ऑड नंबर है तो दशमलव के बाद 2 ही अंक आएगा, ये नहीं है। अब चाहे मैं अप्रोक्स लगा लूं, 0.5 तो आना है नहीं क्योंकि ये 0.25 है। 0.25 की अगर एक ऑड नंबर में गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद 2 ही डिजिट रहेगा, 0.5 एक डिजिट हो गया, नॉट पॉसिबल। या तो आप सॉल्व करो या डिजिटल सम लगाओ। अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो 2 और 1 3 5 8, इसका डिजिटल सम 8 और 1 9, 2 2 4 5 9, यानी कि नंबर 9 से कटने वाला है, अमाउंट 9 से कटने वाला है, डिजिटल सम 9 से कटेगा भाई। 9 8 1 9, 3 3 6 7 13 5 18, नंबर 9 से कटता है। ये देखेंगे मेरे दोस्तों, 7 2 9, 4 2 6 3 9, 8 5 13 13 4, ये नंबर 9 से नहीं कटता। तो अकेला पहला ऑप्शन 9 से कट रहा, यही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आप कुछ भी करो, आप ले लोगे 30 सेकंड का समय मल्टीप्लाई करने में, वो लगाना नहीं है आपको। किसी मुश्किल सवाल में टाइम लगाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 23। बोला एक कंपनी में 42 इंप्लॉय हैं, 42, 27 इंप्लॉय का एवरेज 4100 पर मंथ है और 13 इंप्लॉय का एवरेज 6100 रुपीज पर मंथ है। सभी कर्मचारियों का एवरेज 7200 रुपीज है, सभी का टोटल 42 इंप्लॉय है, उन सभी का एवरेज है 7200 रुपी पर मंथ। तो बाकी के 2 इंप्लॉय का एवरेज क्या है, यानी कि सवाल आ गया डेविएशन पे, डेविएशन पे। लेकिन यहां पे डाटा ना थोड़ा बड़ा बड़ा है, मैं सॉल्व कर लूंगा ठीक है, लेकिन पहले ऑप्शन देखो, डिजिटल सम 5 7 12 8 20, 2 डिजिटल सम है, 5 6 11 2 13 13, 4 डिजिटल सम है, 4 4 8 8 16 16, यानी कि 17 16, मतलब 6 1 7 7 डिजिटल सम है, 5 4 9। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। तो भाई क्यों ना इस सवाल को डिजिटल सम से किया जाए बिना कैलकुलेट करे। आप बताओ, आपको पूछा है बाकी के 2 कर्मचारियों का एवरेज, टोटल में से सभी का हटा दो, बचे 2 का ले लो मेरे दोस्त। जैसे सुनो, एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 42, उनका एवरेज 7200 है, तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 42 गुणा 7200। बोला 27 कर्मचारियों का एवरेज 4100 है, 27 का एवरेज 4100 है, तो इन 27 की सैलरी कितनी होगी, 27 गुणा 4100। 13 कर्मचारियों का एवरेज 6100 है, तो 13 कर्मचारियों की टोटल सैलरी कितनी होगी, 13 गुणा 6100। तो मैंने 42 कर्मचारी की सैलरी में से 27 और 13 40 कर्मचारी की सैलरी घटा दी, हो गया ना। मैंने 42 टोटल इंप्लॉय की इनकम में से मैंने 27 और 13 40 इंप्लॉय की जो ये सैलरी है घटा दी, तो 2 इंप्लॉय की सैलरी बची, ये बचे 2 इंप्लॉय की सैलरी है। आपसे इनका भी क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, एवरेज मतलब बटे 2।
दो एम्प्लॉय का एवरेज निकालना है, 2 से भाग देना होगा। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है और मैं केवल डिजिटल सम चेक करूंगा यहां पे। देखना बेटा, 7 2 9, ये 9 से कट रहा है, 2 7 9, ये 9 से कट रहा है, 1 और 3 4, 6 1 7 है ना, ये माइनस लगा हुआ, माइनस ये देखिएगा, माइनस 1 और 3 4 6 1 7 और नीचे बटे 2 है, बटे 2 है, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा माइनस का 14 है, माइनस का 14 यानी कि माइनस का 5। जब भी डिजिटल सम नेगेटिव आए तो उसमें हम 9 जोड़ देते हैं, -5 में 9 जोड़ देंगे 4। जब भी डिजिटल सम नेगेटिव आए तो 9 ऐड करके पॉजिटिव बना लो, -5 आ रहा है, यानी कि आंसर का डिजिटल सम 4 होगा। 4 है बी ऑप्शन का आंसर। बताओ दुनिया में कोई तरीका हो जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे इस सवाल का? किताबों में नहीं मिलेगा ये सब चीज, समझ लिए बेटे, किताबों में ना मिले आपको कहीं भी। बोला 1.5 साल के लिए 10,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट 3676.31 है, पर एनम ब्याज की दर क्या है? बताओ। फिर से एक और सवाल एसएससी जीडी का कंपाउंड टेस्ट का ब्याज की दर वाला। बोला है कीवर्ड्स, देखो कीवर्ड्स, केवल कीवर्ड्स पढ़ा करो कि 1.5 साल के लिए 10,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, कितना है मेरे दोस्तों? कितना है? 3676.31 रुपए है। ब्याज की दर क्या है? अगर हमारे पास 1.5 साल का समय है, 1.5 साल होता है 18 महीने, तो 1.5 साल में बेटे 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 1.5 साल। अच्छा, 10,000 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिला? 3676.31 रुपये। 10,000 का कितना परसेंट है? 36.7631%। भाई इसको 10,000 से भाग करो, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, यानी कि इतना परसेंट आपको कंपाउंड टेस्ट मिला। 10,000 का 36.7631% ब्याज मिला। बताओ ब्याज की दर क्या रही होगी? ब्याज की दर बताने पर एनम, बताओ जल्दी से सोचो। ये अगर ध्यान सुनिएगा, अगर मैं 10% का 3 बार सक्सेसिव करता हूं, 10% का 3 बार सक्सेसिव करता हूं, तो आपको ब्याज मिलता है 33.1%। मुझे याद है 10 का 10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1%, 10 का 2 बार सक्सेसिव 21%, 10 का 4 बार सक्सेसिव लेंगे 46.41%। ये 33.1% से हल्का सा ज्यादा है, यानी कि ब्याज की जो दर होगी वो 6 महीने में 10% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। अगर मैं 10 का 3 बार सक्सेसिव करूं तो 33.1% ब्याज होता है, ये तो 36 है, यानी कि 6 महीने में 10% से हल्का सा ज्यादा ब्याज मिलेगा। ये तो ब्याज की दर 1 साल में है, 1 साल में 14% है तो 6 महीने में 7%, या 1 साल में 28% है तो 6 महीने में 14%, 1 साल में 25% है तो 6 महीने में 12.5%। ये अकेला ऑप्शन है 22। अगर ब्याज की दर में 22% पर एनम मानता हूं, ब्याज की दर 22% प्रति वर्ष मांगता हूं, अगर ब्याज की दर 1 साल में 22% ब्याज है तो 6 महीने में कितना होगा? 11%। क्या 11 11 11 का 3 बार सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा? 10% से हल्का सा बड़ा होना चाहिए। बताओ 11 11 11 को 3 बार जोड़ो 33, फिर 2 2 की गुणा, 11 11 में 121 121 121 363 363 बटे 100 3.63। देखो आ गया कि नहीं आ गया? 36 आ गया, नहीं आ गया? 33 3 36, फिर तीनों की गुणा 1331 1331 बटे 10 यार, ये आ गया। तो बेटा इतना ही आ रहा है, ये इतना ही आ रहा है, यानी कि 11 11 11 का 3 बार सक्सेसिव किया गया है, 6 महीने में 11% ब्याज है तो 1 साल में 22%। ये सवाल मैं अंदाजे से सॉल्व करूंगा, है ना, बिना कलम उठाए, बिना डॉट लगाए ये सवाल सॉल्व करूंगा अंदाजे से, है ना। स्टैंडर्ड रेट अगर आपको पता है तो आप उसके आसपास सीधा छलांग मार सकते हो। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 25वां। विकास ने 2 साइकिल खरीदी, पहली 15,000 में, दूसरी 14,000 रुपए में, दोनों साइकिल बेच दी। पहली 10% प्रॉफिट पे, दूसरी 20% लॉस पे, कुल लाभ या हानि क्या है?
और आंसर बताना है रुपए में। देखो सवाल इसलिए लिया है ये मैंने, है ना, जब मैं क्वेश्चन छाट रहा था कि बच्चे ने इसमें अलग अलग तरीके का दिमाग लगाएंगे। डाटा बहुत आसान है, दिमाग क्यों लगाना। विकास ने 2 साइकिल खरीदी, पहली 15,000 पे, पहली पे 10% का लाभ हुआ। 15,000 का 10% 1500, पहली पे 1500 का लाभ हुआ। दूसरी पे 20% लॉस हुआ, दूसरी है 14,000 की, 14,000 का 20% 2800, दूसरी पर 2800 का लॉस हुआ। तो 1500 माइनस 2800 आ गया माइनस 1300, यानी कि दोनों पे मिलाकर कुल 1300 रुपए का लॉस हो गया। ए ऑप्शन आंसर है। और इस सवाल में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे दोस्त। तो ये एसएससी जीडी 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन है जो मैंने आपको लेक्चर 1 में कराए। ठीक है भाई, ये पार्ट 1 था मेरे दोस्तों। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें मैं आपको नेक्स्ट बचे हुए 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। कि आपको हमारी PYQ बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज से कोई फायदा पहुंचता है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल है, गगन प्रताप मैथ्स, गगन प्रताप टॉक्स, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, मैथ्स कंसेप्ट किंग, टॉपर गाइडेंस, ये अलग अलग यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करते हैं। आप इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आप देख रहे थे हमारे मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर। इसी की तरह हमारा एक यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर इन सेकंड्स है, जिसपे अलग टाइप का कंटेंट होता है, जिसपे केवल एक शॉर्ट अपलोड करी जाती है। ठीक है भाई, जैसे इस तरीके से हमने अलजेब्रा का आपको एक क्वेश्चन कराया। फायदा क्या है कि दिन में 3 शॉर्ट्स अपलोड होंगी। अगर आप नॉर्मल देखते भी रहो तो बैठे बैठे आपको 3 टाइप का रिवीजन हो जाता है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो बिगिनर हैं वो शॉर्ट्स के माध्यम से नई नई चीजें सीखते रहेंगे। तो सब बच्चे इस चैनल को जरूर ज्वाइन करो और डेली इन शॉर्ट्स को देखा करो। फर्जी शॉर्ट्स तो आप बहुत देखते हो, लेकिन काम की शॉर्ट्स देखा करो मेरे दोस्त। इन सभी क्वेश्चंस की PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे। सेकंड पार्ट में मिलेंगे मेरे दोस्तों, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय।